Assalamu alaikum. My name is Mohammed Awais. Hope you are all fine. Let's get more to the topic. Today's topic is tax related concern in UK. यूके के सिनेरियो में या यूएसए के सिनेरियो में, दोनों सिनेरियोज में जो टैक्स के कंसर्न है, जो भी टैक्स के मामला है, टैक्सेशन के जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन है, उसके मतलब बहुत सारी क्वेरीज, बहुत सारे मैसेजेस मुझे इनबॉक्स में भी होते हैं। उसके अलावा फिर बहुत से लोग जो वहाँ पर जो दोनों कंट्रीज़ हैं, जो दोनों मार्केट्स प्लेस है, इसके अंदर जो टैक्स की कॉम्प्लिकेशन है उसको सही तरह वो जानते नहीं हैं। बार बार हम अपनी वीडियोस में भी एक्सप्लेन करते हैं, कुछ पार्ट हम किसी वीडियो में, कुछ पार्ट हम किसी वीडियो में हम एक्सप्लेन करते हैं ताकि मुकम्मल तौर पर जो टैक्सेशन के मामला है वो आप इजीली समझ सकें। ये टैक्स का जितना भी मामला है इस वीडियो में मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा, जो कि हम यूके के सिनेरियो में बात करेंगे। और ये टैक्स का जो टॉपिक है ये शुरू से ही बहुत इंटरेस्टिंग रहा है। बहुत से लोग कहते हैं कि किसी जगह पर सेल्स टैक्स है, किसी जगह पर वैट है, किसी जगह पर कोई है, तो ये है क्या? अगर हम यूएसए में बात करें तो वहाँ पर आपका सेल्स टैक्स होता है जो कि आप क्वार्टरली तौर पर वहाँ पर फाइलिंग करते हैं। और अगर हम यूके के सिनेरियो में बात करें तो वहाँ पर आपको वैट आपने अप्लाई करना होता है और उसकी भी आप फाइलिंग करते हैं। वैट मीन्स वैल्यू एडिड टैक्स। जब आपकी सेल्स 85,000 पाउंड के थ्रेशोल्ड को क्रॉस करती है तो उसके बाद फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं कि आप अपने वैट को रजिस्टर करवाएं। वैट को रजिस्टर करवाने के बाद दो सिनेरियो आपके सामने, दो ऑप्शन आती है कि आप 7.5 के ऊपर रजिस्टर करते हैं या 20% के ऊपर रजिस्टर करते हैं। और ये आप अपने बिजनेस मॉडल के हिसाब से, आप अपनी सेल्स के हिसाब से वहाँ पर आप चेक करते हैं कि आपको कौन से सिनेरियो में आपने अपने वैट को रजिस्टर करवाना है। यूएसए में अगर बात करें तो यूएसए में ये है कि वहाँ पर स्टेट वाइज जो सेल्स टैक्स है उसके अलग-अलग कंसेप्ट है। अगर हम यूके की बात करें तो यूके में एक सेंट्रलाइज निज़ाम है, वो फेडरल लेवल पर होता है। यानी कि आपको वैट अगर आप रजिस्टर करते हैं या आप वैट रजिस्टर नहीं करते हैं तो बहुत से लोग आपको ये कहते हैं कि अगर आप वैट को रजिस्टर नहीं करते तो फिर आपको वैट नहीं देना पड़ता। मगर इस सिनेरियो में ये है कि जब आप वैट को रजिस्टर करते हैं तो अगर आप 7.5 के ऊपर रजिस्टर करते हैं या आप 20% के ऊपर रजिस्टर करते हैं, 7.5% के ऊपर भी, और अगर आप वैट रजिस्टर नहीं करते तो दोनों सिनेरियो में आप अपना इनपुट जो वैट होता है, जो आप अपनी सेल्स परचेजिंग के ऊपर, आप जब अपने गुड्स वगैरह की आप परचेजिंग करते हैं तो उसके ऊपर आपको वैट देना पड़ता है, जिसको हम इनपुट वैट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर से, किसी ब्रांड से या यूके में किसी भी जगह से आप अपनी इन्वेंट्री को बाय करते हैं तो उसके ऊपर आपको वैट देना पड़ता है, क्योंकि जो वहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर या वहाँ के ब्रांड्स होते हैं वो जो अपना 2,30,000 पाउंड के थ्रेशोल्ड को क्रॉस करने के बाद वो 20% के ऊपर ऑटोमेटिकली अपने वैट को रजिस्टर कर लेते हैं। जब वो 20% के ऊपर अपने वैट को रजिस्टर कर लेते हैं फिर वो एलिजिबल हो जाते हैं कि वो वैट को आपसे कलेक्ट करने के बाद एचएमआरसी को वो पे करते हैं, क्योंकि वो 20% के ऊपर वैट को रजिस्टर करते हैं। और आप अगर 7.5 के ऊपर रजिस्टर हैं तो फिर आप वहाँ पर उनको वैट देते हैं। और अगर आप वैट को रजिस्टर नहीं करते तो फिर उस सिनेरियो में भी आपको वहाँ पर वैट देना पड़ता है। अगर हम 20% के ऊपर बात करें कि 20% के ऊपर हमें वो इनपुट वैट जो हम डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर से हम इन्वेंट्री लेते हैं उसके ऊपर हमें वैट देना पड़ता है कि नहीं, तो उस सिनेरियो में आपको वहाँ पर वैट देना पड़ता है, मगर आप उसको रिक्लेम कर सकते हैं। जब आपने अपनी इन्वेंट्री अपने बायर्स को सेल करनी है, जब आपने अपने अमेज़ोन के सिनेरियो में वर्क करना है, बिज़नेस करना है वहाँ पर, तो फिर आप वो जो वैट है वो आप अपनी प्राइस के अंदर इंक्लूड करने के बाद आप अपने गुड्स की, आप अपने प्रोडक्ट्स की सेलिंग करेंगे। और फिर आपको जो बायर से वैट आता है, जो आप बायर से अपने वैट को चार्ज करते हैं, तो वो आपका आउटपुट वैट होगा। तो आउटपुट वैट से जब आप अपना इनपुट वैट जो आपने अपने डिस्ट्रीब्यूटर को दिया होगा, जब आप उसको माइनस कर देंगे तो फिर जो वैट मगर आपको बचेगा वो आप एचएमआरसी को पे करेंगे। और जो आपने वैट अपने डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर को दिया होता है तो वो आप आउटपुट वैट से उसको माइनस करने के बाद, यानी कि उसको रीक्लेम करने के बाद फिर आप एचएमआरसी को वो पे करते हैं। इस तरह आप 20% के ऊपर अपने वैट को क्लेम बैक कर सकते हैं। अगर आप 7.5% के ऊपर वैट को रजिस्टर करते हैं तो फर्स्ट ईयर में आपको 6.5% वैट देना पड़ेगा।
तो आगे जितने भी ऑनवर्ड ईयर होंगे उसके अंदर आपको 7.5% आपको वैट देना पड़ेगा। और अगर आप वैट को रजिस्टर नहीं करते, ना आप 7.5 के ऊपर रजिस्टर करते हैं, ना आप 20% के ऊपर वैट को रजिस्टर करते हैं, तो तब आपको जो इनपुट वैट है, जो आपने डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर को आपने वैट देना है, वो आपको देना ही पड़ेगा। और अगर आप अमेज़ोन के सिनेरियो में बात करें कि अमेज़ोन आपसे ऊपर जो एफबी फ़ीस या रेफरल फ़ीस के ऊपर वैट चार्ज करता है, तो वो आप वहाँ पर एग्जम्पशन ले सकते हैं उसकी। अगर आपकी सेल्स 55,000 के थ्रेशोल्ड को क्रॉस नहीं करती, फिर आप अमेज़ोन के ऊपर एक केस ओपन करके उसको आप एग्जम्पशन ले सकते हैं। अगर वो क्रॉस कर जाती है तो फिर आपको वैट लाजमी रजिस्टर करवाना पड़ेगा, जो कि आप 7.5 के ऊपर करें या 20% के ऊपर करें, वो आप अपने जो आपकी इनकम वगैरह है जो आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप 2,30,000 के थ्रेशोल्ड को क्रॉस करते हैं तो फिर आप 20% के ऊपर आपको वैट रजिस्टर करना पड़ेगा। और ये सिनेरियो तो सारा हो गया कि आपकी जो इनकम वगैरह के सिनेरियो में आप वैट को किस तरह रजिस्टर करके वहाँ पर आप उसको सबमिट करते हैं। अगर आप बिज़नेस मॉडल के सिनेरियो में बात करें कि अगर आपने प्राइवेट लेबल करना है या आपने होलसेल करना है, तो उस सिनेरियो में जो यूके में वैट रिलेटेड जो कंसर्न है वो किस तरह वर्क करता है। अगर आपने पीएल के सिनेरियो में बात करनी है, तो पीएल में ये है कि यानी कि प्राइवेट लेबल में ये सिनेरियो में है कि आपको फिर 7.5 के ऊपर वैट को रजिस्टर कर लें। क्यों? क्योंकि आपने जो भी इन्वेंट्री यूके में उसको सेल करनी है, वो मोस्टली आप या तो चाइना से या पाकिस्तान से या किसी और कंट्री से आप उसको इन्वेंट्री को इन यूके आप उसको डिलीवर करते हैं। आउट ऑफ यूके से आप अपनी इन्वेंट्री को बाय करते हैं और आप यूके के अंदर उसको सेंड करने के बाद वहाँ पर आप उसको सेलिंग करते हैं। तो आपने तो यूके में किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर से इन्वेंट्री ले ली, तो वहाँ पर तो आपको वैट देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी इन्वेंट्री तो चाइना से रेडी हो रही है, इसलिए आपको उसके ऊपर तो वैट देना ही नहीं पड़ेगा, यानी कि इनपुट वैट आपको देना ही नहीं पड़ेगा। और आउटपुट वैट वो आप अपने बायर से कलेक्ट करने के बाद आप एचएमआरसी को पे करेंगे। तो इस सिनेरियो में हम यही कहते हैं कि आप 7.5 के ऊपर अपने आप को वैट रजिस्टर कर लें, अगर आप पीएल के सिनेरियो में अपने बिजनेस मॉडल कर रहे हैं। और अगर हम होलसेल के सिनेरियो में बात करें, तो होलसेल में ये है कि हम यही आपको रिकमेंड करते हैं कि आप 20% के ऊपर वैट को रजिस्टर कर लें। उसकी रीज़न ये है कि जब आप 20% के ऊपर वैट को रजिस्टर कर लेते हैं, तो फिर इनपुट वैट आप रिक्लेम कर सकते हैं, यानी कि आप इनपुट वैट जो आपने डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर को आपने वैट देना होता है, वो आप क्लेम बैक कर सकते हैं। जब भी आपने 20% के ऊपर वैट को रजिस्टर कर लिया और आप यूके में ही आप होलसेल का बिज़नेस कर रहे हैं, यूके में किसी डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड से इन्वेंट्री ले लें या आप रैपिड लॉन्च कर लें, तो आप यूके में ही कोई भी इन्वेंट्री बाय कर लें, तो उसके ऊपर आपको वैट देना पड़ेगा, जो कि वो इनपुट वैट होगा। और जब आप वो वैट वहाँ पर पे कर देंगे और उसके बाद जब आपकी इन्वेंट्री अमेज़ोन के वेयर हाउस पे पहुँचने के बाद जब बायर को हो जाएगी और बायर से आप आउटपुट वैट को कलेक्ट करेंगे, तो फिर आप अपने इनपुट वैट से आउटपुट वैट को माइनस करने के बाद, यानी कि उसको क्लेम करने के बाद, ये अमाउंट जो कि आपने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर को दी होती है, और वो ही आप अपने बायर से जब वैट को कलेक्ट करते हैं आउटपुट वैट के सिनेरियो में, तो फिर आप उससे माइनस करने के बाद जो वैट आपको बचेगा वो आप एचएमआरसी को पे करेंगे। और जो आपने वैट डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर को दिया होगा, वो आउटपुट वैट से माइनस करने के बाद, यानी कि वो आप क्लेमेबल कर लेंगे, वो उसको आप क्लेम करने के बाद अपने पास रख लेंगे। तो इस तरह आप होलसेल के सिनेरियो में उसको क्लेम कर सकते हैं। इसीलिए हम यही रिकमेंड करते हैं कि आप 20% के ऊपर वैट को रजिस्टर कर लें। अगर हम मार्केट प्लेस के हिसाब से वैट की कैलकुलेशन को या वहाँ के जो यूके में टैक्स के सिनेरियो को हम देखते हैं, अगर हम मार्केट प्लेस के सिनेरियो में बात करें, यानी कि अगर हम यूएसए और यूके के सिनेरियो में बात करें कि कौन सी मार्केट प्लेस टैक्सेशन के मामलात में कौन सी सूटेबल रहेगी, तो पहले बात करते हैं हम यूके में कि यूके में यानी कि यूएसए के टैक्सेशन के हिसाब से किस तरह ये सूटेबल है भी है कि नहीं। अगर आपने पीएल का काम करना है, तो फिर आपने ड्यूल टैक्स तो वहाँ पर देना ही पड़ेगा। एक तो टैक्स आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड्स को देंगे, और दूसरा टैक्स जो आप आउटपुट टैक्स लेंगे वो भी आप अपने पास नहीं रखेंगे, वो आप एचएमआरसी को पे कर देंगे, क्योंकि आप 7.5 के ऊपर रजिस्टर होते हैं। आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को या अपने होलसेलर को जो आप इनपुट वैट देते हैं, यानी कि क्योंकि वो 20% के ऊपर रजिस्टर होते हैं, जो भी आपके डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर होते हैं
वो अपने अमाउंट को जो थ्रेशोल्ड उसको क्रॉस करने के बाद वो 20% के ऊपर वैट को रजिस्टर कर लेते हैं, तो फिर वो आपसे 20% के हिसाब से वैट लेते हैं। उनके सिनेरियो में वो आपसे आउटपुट वैट लेते हैं और आपके सिनेरियो में आप उनको इनपुट वैट देते हैं, और वो आप क्लेम बैक नहीं कर सकते, वो आपको पे लाजमी करना पड़ेगा। और जब आप अपनी वैट को अमेज़ोन के वेयर हाउस पे पहुँचाने के बाद वहाँ उसको सेल करते हैं, तो बायर जब आपसे वो इन्वेंट्री और प्रोडक्ट्स लेता है, तो फिर आप अपनी प्राइस के अंदर वैट को इंक्लूड करने के बाद, यानी कि आउटपुट वैट इंक्लूड करने के बाद फिर आप अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, तो वो जो वैट आपने आउटपुट वैट वहाँ से कलेक्ट किया होगा वो आप HMRC को पे करेंगे। इस तरह आपको वैट लाजमी देना पड़ेगा और इससे आपके जो प्रॉफिट्स मार्जिन है वो जो है ना डिक्रीज़ हो जाते हैं। और अगर हम USA के सिनेरियो में बात करें तो USA में जब आप अपने LLC की बेस पे जब आपने अपने सेलर परमिट को रजिस्टर कर लिया, तो वहाँ पर जब आप सेल्स टैक्स आप कलेक्ट करेंगे, USA के सिनेरियो में ये है कि जो भी एंड कस्टमर होता है वो ही सेल्स टैक्स को वहाँ पर फाइल करता है, वो यहाँ पर पे करता है। अगर आप एक रीसेलर है, यानी कि आपने इन्वेंट्री किसी डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड से लेने के बाद या किसी भी वेयर हाउस से लेने के बाद आप वो इन्वेंट्री खुद यूज़ नहीं करते, वो इन्वेंट्री या प्रोडक्ट्स आप आगे अपने बायर्स को सेल करते हैं, तो फिर एंड कस्टमर आपका बायर होता है। तो जो भी सेल्स टैक्स होगा वो एंड कस्टमर जो वहाँ का स्टेट है उसको वो पे करेगा। तो USA के सिनेरियो में ये है कि इसमें ये भी है, एक पॉइंट इसमें ये भी है कि UK के सिनेरियो में आप अपने बायर से जो वैट है उसको कलेक्ट करने के बाद HMRC को पे करते हैं, और USA के सिनेरियो में जो सेल्स टैक्स है वो अमेज़न आपके बिहाफ पर आपके बायर से वो कलेक्ट करने के बाद वो आपको जो आपका स्टेट होता है, जिस स्टेट में आपकी LLC होती है, तो उस स्टेट में वो रिमिट करवा देता है, जस्ट आपने उसकी फाइलिंग करनी होती है। तो एक तो इजी वे ये भी है कि वहाँ पर जो फाइलिंग वगैरह का सीन है वो हमें नहीं करना पड़ता, वो अमेज़न हैंडल कर लेता है। मगर UK के सिनेरियो में आपको वहाँ से अपने बायर से लेने के बाद वहाँ पर HMRC को पे करना होता है। तो जब आप अपनी इन्वेंट्री USA में सेल करते हैं, तो फिर अमेज़न आपकी सेलिंग प्राइस के अंदर जो सेल्स टैक्स की परसेंटेज उस स्टेट के हिसाब से, जो भी स्टेट वहाँ पर वो सेलर बाइंग वगैरह करता है, तो उस स्टेट के हिसाब से वहाँ पर परसेंटेज उसके अंदर ऐड करने के बाद वो एंड कस्टमर से वो सेल्स टैक्स को कलेक्ट करता है। कलेक्ट करने के बाद वो वहाँ पर जो भी स्टेट है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू वगैरह, तो वहाँ पर वो उसको रिमिट करवा, और आपने जस्ट इसकी फ़ाइलिंग करनी पड़ती है। और फाइलिंग आपने लाजमी करनी होती है किसी भी, चाहे आप UK की बात करें चाहे आप USA की बात करें, तो सब सिनेरियो में आपने फाइलिंग वगैरह लाजमी करनी होती है। तो ये कंसेप्ट है UK में टैक्सेशन के मामलात को लेकर। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।